अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, सब लोगों को वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने आप को और अपने घर वालों को जो है इस बीमारी से बचा के रखा हुआ होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो एक ही इलाज है और वो है आइसोलेशन। और अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का आदी बनाएं जितना ज़्यादा हो सकता है, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को बचा के रखें बाहर जाने से। अच्छा जी, कितने लोग हैं? अभी हमारे पास तकरीबन 60 लोग आ चुके हैं। कल क्या पढ़ रहे थे हम? कोई याद करवा सकता है कि कल हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी? अच्छा, आज 4th लेक्चर है, मैंने गलती से 3rd लिख दिया। चले, मैं इसको एडिट कर दूंगा, कोई नहीं, हो जाता है, भूल जाता है। नहीं जी, लेक्चर 4 कर देते हैं इसको। हो गया। हाँ, डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट पढ़ा था, कुछ HTML के टैग्स डिस्कस किए थे, और हमने एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, और दूसरा हाथ खड़ा करके बताएं ज़रा कि किस किस ने अपना जो है वो जैम्प वगैरह इंस्टॉल कर लिया और उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो अब कंप्लीट है और उसको अब कोई मुश्किल नहीं आ रही। वो जो टैग लिखता है सबलाइन टेक्स्ट के अंदर, उसका आउटपुट उसको गूगल क्रोम में नज़र आ जाता है। ज़रा बताएं कितने लोग हैं हमारे पास जिनका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो ठीक हो गया। उम्मीद है कि हमारे टीएस जो हैं, ट्रेनर असिस्टेंट्स थे कुछ, उन्होंने भी आपकी काफ़ी हेल्प की होगी और अब काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके होंगे। ठीक है, ऑल कंप्लीट, गुड, वेरी गुड, डन, ऑल कंप्लीट। ठीक है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, और प्रैक्टिस भी की होगी आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने जितने टैग्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं कल, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना है, खुद से परफॉर्म करके देखना है कि वो सारी की सारी चीज़ें हमने जो कल पढ़ी थी वो आप लोग उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, वेरी गुड। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक लेक्चर के बाद ही जो है वो चीज़ें काफ़ी लोगों को क्लियर हो गई हैं, और जिन लोगों को मसला आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। सर, HTML में बैकग्राउंड इमेज लगाना भी बता दें। हाँ जी, आज जो है एडवांस लेवल HTML पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। अभी तो सिंपल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि टैग लगाना कैसे है। एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। आज जो है हम और कुछ एडवांस टैग्स जो हैं वो पढ़ेंगे और फिर उससे क्या क्या काम किए जा सकते हैं वो देखेंगे।
वेरी गुड। महबूब ने काफ़ी काम किया है जी, महबूब कासिम है हमारे पास और किया है सर। ठीक है, चलें जी। 9:10 पे इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। 9:10 तक वेट करेंगे। तब तक हम अपना कल वाला लेक्चर जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ज़ैम्प की सर्विसेज स्टार्ट करनी है और उसके साथ साथ हमने सबलाइम को देखना है। सबलाइम ओपन कर लेते हैं हम। सबलाइम में हम कल ये चीज़ें देख रहे थे। इमेज का टैग था, ठीक है, फिर उसके बाद एंकर टैग था और उसके अंदर हमने इमेज लगाया था। ज़ैम्प की पहली 2 सर्विसेज स्टार्ट की और गूगल क्रोम में आते हैं। तो गूगल क्रोम में हमने उसका जो एड्रेस दिया था, हमने htdocs के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था वेबसाइट 1 के नाम का, ठीक है। और फिर उस फोल्डर के अंदर फाइल थी lecture2.html, ठीक है जी। अब यहाँ पे पहला जो काम आ रहा है नज़र हमें वो ये आ रहा है कि इस इमेज के ऊपर हम क्लिक करते थे तो वो हमें किसी वेबसाइट पे ले जाता था। कौन सी वेबसाइट थी जी? वो सेफस्काई, ठीक है। तो सेफस्काई के ऊपर जाते थे तो वापस आए। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ आप लोगों के जो क्यूरीज आ रही हैं। एक छोटा सा काम है, थोड़ा सा पिछले लेक्चर का, उसको देख लें फिर उसके बाद देखते हैं। हमने कल इमेज लगाना भी सीख लिया और इमेज के ऊपर लिंक लगाना भी सीख लिया। अब ये करना है कि अब ये आल्ट का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये किस लिए यूज़ होती है, हमने ये देखना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी, अब जैसे ये इमेज, इस इमेज के टैग के अंदर विड्थ की प्रॉपर्टी दी है, हाइट दिया है, साथ आल्ट का भी एक टेक्स्ट दिया हुआ है। आल्ट टेक्स्ट बोलते हैं हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट को। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से हमारा इमेज जो है वो शो ना हो पाए स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एक ब्रोकन इमेज जो है वो शो हो रहा होता है। और ब्रोकन इमेज जो है उसके साथ लिखा हुआ होता है कि इमेज नॉट फाउंड। मैं आल्ट के अंदर लिख देता हूँ इमेज नॉट फाउंड, ठीक है। अच्छा, अभी इसका कोई भी जो आपको नज़र आएगा इफ़ेक्ट वो नहीं आएगा। ये इफ़ेक्ट कब नज़र आएगा? जब आप कहीं ना कहीं इसके URL के अंदर कोई गलती कर देंगे, ठीक है। ये pinimg.com है जैसे URL, या फिर यहाँ से मैं इसका URL जो है ये पिन से पहले गलत कर देता हूँ। कोई भी इसके अंदर 1 2 3 लिख दिया मैंने, खुद से जानबूझ के इसका URL गलत कर दिया ताकि किसी प्रॉब्लम की वजह से ये जो इमेज है यहाँ पे शो ना हो पाए। तो अब क्या हुआ कि अब वो इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन हमने जो इमेज नॉट फाउंड यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके बैकएंड के ऊपर देखते हैं कि वो लिंक जो है वो वैसे का वैसे ही मौजूद है। तो ये इसलिए होता है कि ताकि हम यूज़र को कम से कम ये बता दें कि यहाँ पे कोई इमेज था और किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से वो इमेज जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो पाया, ठीक है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। कब? जब हमारा इमेज जो है वो किसी वजह से जो है वो शो नहीं हो पाता, ठीक है जी। सर ब्राउज़र से आउटपुट नहीं शो हो रही थी, ज़ैम्प के फोल्डर में से जो फाइल क्रिएट हुई वहाँ से आउटपुट मिल रही थी, डायरेक्ट क्यों नहीं? लोकल होस्ट से वो आप ओपन करेंगे, आप htdocs के अंदर उसको फाइल को सेव करेंगे और सेम नाम से आप गूगल क्रोम के ऊपर आप उसको जो है वो कॉल करेंगे आफ्टर स्टार्टिंग द सर्विसेज ऑफ द ज़ैम्प सर्वर, ठीक है। तो फिर हो जाएगा। ज़ैम्प की 2 सर्विसेज एवरी टाइम स्टार्ट करनी है? जी हाँ बिल्कुल, जब भी आप काम करना स्टार्ट करेंगे तब आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी।
सर एक सवाल, पैराग्राफ मिड में टाइप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे सेंटर लाइन करने के लिए, कि अगर हम दरमियान में उस पैराग्राफ को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, उसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ओके, चलते हैं जी, आगे चलते हैं। और तो नहीं है किसी का क्वेश्चन? सर सबलाइम में ऑटो कीज शो नहीं हो रही। अच्छा, उसके लिए ऐसा है कि आपको मैंने बताया था कि हमने जो है वो एक तो एमिट ठीक का एक पैकेज कंट्रोलर है, उसको इंस्टॉल करना है। एक छोटी सी वीडियो देख लिया करो यार इस तरह के मसलों के लिए। अब सारी चीज़ें मैं क्लास में करके नहीं दिखा सकता, टाइम ज़ाया होता है। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको साथ साथ, अभी मैंने ग्रामरली का एक्सटेंशन शेयर किया, कैनवा का शेयर किया, तो कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि सर ये इस्तेमाल किस लिए होने। तो मैंने पहले इस्तेमाल बताया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को ग्रामरली और कैनवा बताया था। तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, स्निपेट इंस्टॉल करना, ये आप लोग यूट्यूब से भी जो है वो इसकी हेल्प ले सकते हो। अगर मैं क्लास में करना शुरू कर दूंगा तो फिर वो काम ख़राब हो जाएगा, और हमारे पास पहले ही बहुत कम टाइम है और मुकाबला बहुत सख्त है। स्किल्स के ऊपर बात करनी है हमने, फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करनी है, तो उसके लिए फिर टाइम हमारे पास कम बचेगा। सर आफ्टर एंटरिंग इमेज टैग एंड प्रेसिंग टैब ऑल्ट नहीं लिखा होता। लिख ले, अभी स्टार्ट में अपने आप को इतना आदी मत बनाए इन चीज़ों का, ठीक है। ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए किया है कि ज़रा मैं जब कोड कर रहा होता हूँ यहाँ पे तो जल्दी ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका मिल जाता है। आप लोग कोशिश किया करें, खुद से लिखा करें पूरा टैग, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं हम, और कुछ और चीज़ें हैं HTML की, उनको देखते हैं कि और कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं HTML के टैग्स को यूज़ करके। सर मैंने कल अपनी वेब पेज बनाकर किसी को सेंड किया, बट हाँ पिक्चर वो इसीलिए नहीं शो हो रही होगी क्योंकि वो पिक्चर आपने सेव की थी अपने लैपटॉप के अंदर, तो वो जब कोई और उसको खोलेगा तो वो उसके लैपटॉप के अंदर तो वो पिक्चर नहीं पड़ी हुई। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप ऑनलाइन पिक्चर उठा के उसका URL जो है वो अपने सोर्स के अंदर देंगे ना जब, तो वो फिर हो जाया करेगा। इसका मतलब ये है कि आप URL के अंदर चीज़ों को, इमेजेस को लेके चलें ताकि वर्ल्ड वाइड आपका जो डॉक्यूमेंट है वो देखा जा सके। उसके लिए बेटर तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है इमेजर, IMGUR, ठीक है। आपके पास कोई इमेजेस हैं जो आपके कंप्यूटर में सेव है और वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट के ऊपर उन इमेजेस को अपलोड करके यहाँ से उनका लिंक गेट कर सकते हैं, और उस लिंक को आप अपने सोर्स वाले सेक्शन के अंदर इमेज के टैग के अंदर लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ। मैं यहाँ से कोई पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। लेट सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई पिक्चर है, उसको मैं डाउनलोड करता हूँ यहाँ से इमेजेस में से। मैंने इस इमेज को सेव इमेज कर लिया और यहाँ पे इसको सेव एज कर दिया। अब ये जो पिक्चर है मेरी, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव है, और मैं इस पिक्चर को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जब मैं इस डॉक्यूमेंट को कहीं और किसी और को सेंड करूँ तो उसको भी ये पिक्चर नज़र आए। तो बजाय इसके कि मैं उसको अपनी वो htdocs वाला पाथ दूँ इसको, तो उसके बजाय मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर को मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रैग किया और इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। वो कह रहा है ड्रॉप इमेजेस हेयर। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूँगा वो रिफ्रेश होगा और इमेज जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगी, और वो कह रहा है अपलोड कंप्लीट। मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लूँगा, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, इसका ये वाला URL मिल जाएगा। तो अब मैं इस URL के जरिए इसको अपने जब इमेज के अंदर ड्रॉप करूँगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे से मैं H1 हेडिंग देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक्स पिक्चर, जो भी आपने इसकी हेडिंग देनी है वो दे दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इमेज ड्रॉप करना है और इस इमेज के सोर्स के अंदर वो वाला आपने लिंक दे देना है जो हमने imager.com से उठाया है, ठीक है। वो वाला लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया। वापस आए और यहाँ से मैंने अब चेक किया तो अब ये देखें ये वाली पिक्चर जो है वो आ चुकी है। इसकी जो भी सेटिंग वगैरह करने वाली है वो आप कर सकते हैं। इसकी विड्थ को आप 100% कर दें। लें जी, ठीक है। तो इसका बेटर तरीका ये है कि आप imager.com के ऊपर अपने इमेजेस को अपलोड करके वहाँ से उनका लिंक गेट कर लिया करें और उनको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड कर दिया करें। आई थिंक कि राना मोहम्मद नबील साहब का क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। चलें, अच्छा अब इसको बंद करते हैं, ज़रा लेक्चर की तरफ दोबारा आते हैं। आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज हमने इस htdocs के फोल्डर के अंदर पहले अपने माई कंप्यूटर में आए, सी में आए, जैप के अंदर गए, htdocs में गए, तो यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया। आज हमारा कौन सा बैच चल रहा है जी? आई थिंक बैच 9 है जी, हाँ बैच 9 के नाम का एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया और बैच 9 के अंदर अब मैं जो है वो फाइल्स को सेव करके काम किया करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल N से न्यू फाइल क्रिएट की, कंट्रोल S से उसको सेव कर लिया, दोबारा से C के अंदर गए, जैप में गए, htdocs में गए और हमारे पास आ गया जी बैच 9 का फोल्डर। बैच 9 के अंदर हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं। इसका नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेते हैं, lecture3.html लेट्स सपोज, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन मुझे ये बताएगा कि मैंने अब इसको लोकल होस्ट के अंदर ओपन कैसे करना है इस फाइल को। ज़रा जल्दी से URL लिख के दें मुझे कि यहाँ पे मैं ब्राउज़र के URL वाले सेक्शन के अंदर क्या लिखूँगा कि ये इस फाइल की आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने उस फोल्डर का नाम रखा है बैच 9 और फाइल का नाम रखा है lecture3.html। सरफराज अनवर के पहले तो लोकल होस्ट के स्पेलिंग गलत हैं, फिर उसके बाद लेक्चर के स्पेलिंग गलत हैं। लेक्चर स्पेलिंग के अंदर भी गलती कर दी तो फाइल यहाँ से एक्सेस नहीं होगी, ठीक है। और मरियम शहबाज ने लोकल होस्ट के फ़ौरन बाद lecture3.html लिख दिया है। lecture3.html फ़ौरन बाद हम तब लिखते हैं जब हम C के अंदर जाके रैम्प में और htdocs के अंदर यहाँ पे हम lecture3 सेव करते। आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे lecture1 और lecture2 सेव्ड है लेकिन lecture3 नहीं है। lecture3 को हमने बैच 9 के फोल्डर में रखा है। तो लोकल होस्ट यहाँ तक तो ले आएगा, हमें htdocs तक तो ले आएगा, लेकिन उसके आगे हमें खुद से गाइड करना पड़ेगा कि लोकल होस्ट के अंदर जाके आपने बैच 9 के फोल्डर में जाना है और वहाँ पे आपको एक lecture3 के नाम की फाइल मिलेगी जिसकी जो टाइप है, जिसकी जो एक्सटेंशन है वो है HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरह आपने उसको कॉल करना है, ठीक है जी, गुड। अब ये इस तरह के ना छोटे छोटे से मैं क्यूरीज पूछा करूँगा और आप लोग ऐसे ही कमेंट्स के अंदर जो है वो उसका जवाब दे दिया करेंगे। लास्ट पे एक्सटेंशन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। .html .php जो भी आपकी उसकी एक्सटेंशन है उसको लाजमी आप साथ मेंशन किया करें। अच्छा जी चलें जी आगे चलते हैं। आप ज़रा HTML को देखते हैं कि वो क्या कह रही है। ठीक है,
अच्छा, HTML फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले तो दो तीन चीज़ें आती हैं जिसके अंदर हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं या किसी टेक्स्ट को हम इटैलिसाइज करते हैं या किसी टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। आप लोगों को अक्सर ज़रूरत पड़ेगी। हेडिंग्स के साथ साथ कुछ ऐसे सेक्शंस भी बनाने होते हैं आपने, जिसके अंदर आपको जो है वो करना ये पड़ता है कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है या फिर इटैलिक करना होता है या फिर आपने अंडरलाइन करना होता है, ओवरलाइन करना होता है या किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी होती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो साथ साथ चलती हैं और HTML फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है उसको सीखना भी। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बोल्ड की बात की है। बोल्ड टेक्स्ट क्या होता है कि जो आम टेक्स्ट से थोड़ा सा हैवी करके दिखाया जाता है, उसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा बोल्डेड होता है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं जी HTML फॉर्मेटिंग का, और यहाँ पे H1 की हेडिंग दी, सेम वही HTML फॉर्मेटिंग। उसके बाद हमने एक पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। उस पैराग्राफ के अंदर हमने 50 वर्ड्स ले लिए, डमी थे जो, और मैं ये चाहता हूं कि इसका ये जो पहला वर्ड है LOREM, ये जो वर्ड है यहाँ पे मैं पहले उसको कॉल कर लूँ लोकल होस्ट /BATCH/9/lecture3 है, हाँ lecture3.html। तो अभी मेरे पास उसका कुछ इस तरह का सिनेरियो जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हुआ ये कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पहला वर्ड है, क्योंकि मैं इसके ऊपर हो सकता है एम्फसाइज करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्डेड करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, B का टैग शुरू करता हूँ और लॉरम के फौरन बाद उस B के टैग को एंड कर देता हूँ। ठीक हो गया। पैराग्राफ के अंदर ही मैंने इस टैग को स्टार्ट किया और पैराग्राफ के अंदर ही इस टैग को मैंने जो है वो एंड कर दिया। वापस आए तो अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि लॉरम जो है वो थोड़ा सा बोल्डेड है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, एक चीज होती है कि आपने जो है वो हेडिंग बनाना होता है, और हेडिंग की प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस लाइन के अंदर कोई हेडिंग आ जाती है उस लाइन के अंदर कुछ और नहीं आ सकता। आप लोगों को नजर आ रहा है HTML फॉर्मेटिंग की हेडिंग यहाँ पे खत्म हुई, इससे अगला जितना भी सेक्शन था ये सारे का सारा ब्लैंक है, और पैराग्राफ जो है वो निचली लाइन से शुरू हुआ है। लेकिन बोल्डेड वाला जो सेक्शन है, जिस टेक्स्ट को हम बोल्ड कर देते हैं उसके आगे हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, उस टेक्स्ट को लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी भी किस्म की कोई हेडिंग लगाता हूँ, मैंने जैसे अब नीचे एक हेडिंग लगाई H2 की, ठीक है, उसको मैंने बोला कि ये इटैलिक टेक्स्ट हुआ करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टार्ट किया। पैराग्राफ के अंदर मैंने 50 वर्ड्स दोबारा से लिख दिए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से भी पैराग्राफ स्टार्ट कर लूँ, ये देखें मैंने सेम लाइन से ही पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया कि जिस लाइन पे H2 था यहाँ पे मैंने कोड करते हुए उसी लाइन से पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया, तो फिर भी इसकी जो आउटपुट है वो कुछ ऐसी होगी कि जहां पे हेडिंग का टैग आ गया, नेक्स्ट जो है वो चीजें आगे चली जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो जो भी पैराग्राफ होगा वो निचली लाइन से शुरू होगा, वो वहां पे शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपकी कोई हेडिंग वाला सेक्शन आएगा उसके अगली सारी की सारी जगह जो है वो खाली छोड़ दी जाएगी और पैराग्राफ जो है वो नए सिरे से जो है नई लाइन से शुरू किया जाएगा। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हमने उसको बोल्ड कैसे करना है। ठीक है, HTML फॉर्मेटिंग के बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ बोल्ड टेक्स्ट की, जिसके अंदर हमने लॉरम को बोल्ड किया।
ठीक है। अब उसके बाद बात है इटैलिक की। तो इटैलिक के लिए जैसे हमने बोल्ड के लिए बी का टैग यूज किया था, इसी तरह इटैलिक के लिए हम आई का टैग जो है वो इस्तेमाल किया करेंगे, ठीक है। सर क्या हम हेडिंग की लोकेशन चेंज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं जी, इंशाल्लाह करेंगे। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम CSS से हैंडल किया करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम CSS पे मूव करेंगे तो वहाँ पे हम अपने सेक्शन को अपनी मर्जी से जहाँ पे हिलाना चाहते हैं वहाँ पे हिला सकते हैं। आप सिंपल इतना ध्यान में रखें, इतना सोच लें कि बेटा जो आप सोच सकते हो ना, आप प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर वो कर सकते हो। जो आपके दिमाग में चल रहा है ना वो आप कोड करके लिख सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोग सोचते हो और कर नहीं सकते। सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ सीखना है, उसके लिए हमें लर्न करना है, एफर्ट करनी पड़ेगी और चीज़ों को जो है वो साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा चलें, अब चलते हैं जी आगे इटैलिक की तरफ। हमने यहाँ पे कहा कि अब लॉरेम को जो है वो इटैलिक करना है, ठीक है। तो आई का टैग जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पैराग्राफ के अंदर, और लॉरेम को ही नेक्स्ट पैराग्राफ का जो लॉरेम है उसको मैंने एंड कर दिया। तो अब ये लॉरेम आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया जी इटैलिक टेक्स्ट हो गया बोल्डेड और इटैलिक के अंदर फर्क जो है वो समझ आ गया सब लोगों को। अभी सिंपल हमने क्या सीखा है, बी का टैग लगाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा और आई का टैग लगाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अगर MA इस्लामियत भी करके आए हैं तो उनको भी समझ आ रही होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई इसमें मुश्किल चीज आ रही होगी। फिर उसके बाद अंडरलाइन की बात हो रही है। अंडरलाइन का मतलब ये है कि किसी टेक्स्ट को हमने अंडरलाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दोबारा से जो है वो एक H2 की हेडिंग देता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ अंडरलाइन टेक्स्ट, और लास्ट पे यहाँ पे पैराग्राफ शुरू करते हैं जिसके अंदर हम 50 वर्ड्स डेमो के तौर पे ले लेते हैं। और इसकी ये वाली जो चीज़ है, जो पहला फिक्रा बनता है तकरीबन, उस एक फिक्रे को मैं जो है वो अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने बोल्ड के लिए बी यूज़ किया था, इटैलिक के लिए आई यूज़ किया था, इसी तरह हम अंडरलाइन के लिए यू का टैग इस्तेमाल करेंगे और यू के ज़रिए हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए ज़रा कितना आसान है चीज़ों को लेके चलना कि हर एक वर्ड के लिहाज से उसका टैग जो है वो बनाया गया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है इस तरह की चीज़ों को जो है वो लेके चलना। और यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ तो देखें ज़रा वो वाला टेक्स्ट जो है उसने उसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। सर इटैलिक का टैग यूज़ करने के लिए आपने स्पेसेस क्यों डाली? कहाँ पे? ये वाला ना भी डालोगे तो कोई मसला नहीं है, ये लो ख़त्म कर दो, गलती हो गई माफ़ी दे दो। कुछ नहीं होता, हो जाता है अक्सर। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना जो है वो सीख लिया। चलें जी आगे चलते हैं ज़रा। हाँ जी जी, स्ट्रॉन्ग का टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक मुश्किल तो नहीं है कुछ, अभी मुश्किल पड़ा ही नहीं है हमने। मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी को कोई ऐसा होगा जिसको समझ नहीं आई। जहाँ पे मसला आ रहा है आप लोग उसको मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ क्लियर कर दें। अच्छा जी, फिर उसके बाद है अगर हमने जो है वो किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी हो। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पे सेल लगी हुई होती है और उसके ऊपर लिखा होता है कि जी इसकी प्राइस अब 4,000 रुपये नहीं है बल्कि 3,000 समथिंग है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि मैंने इस तरह का काम करना है कि यहाँ पे मैंने लिखना है कि पैराग्राफ लिखता हूँ मैं, नाउ द सेल begins and the price is, ठीक है। अब मैंने वो प्राइस लिखनी है जो पहले थी इसकी,
ठीक है। और पहले प्राइस जो थी इसकी वो लेट सपोज वो थी 4000, ठीक है। लेकिन अब जो है वो इसकी प्राइस वो 3000 हो चुकी है। तो मैं अब ये चाहता हूँ 4000 के गिर्द जो है वो हम एक 4000 के ऊपर एक लाइन लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो टैग बताया हुआ है वो है हमारे पास स्ट्राइक का टैग, ठीक है। स्ट्राइक का टैग यूज़ करेंगे तो हम उसके ऊपर लाइन लगा सकते हैं, लेकिन ये टैग जो है वो अब रिमूव हो चुका है इसके ऊपर से हमारे HTML के इस वेरिएंट से। अब जो टैग यूज़ होता है लाइन लगाने के लिए उसको हम डेल का टैग बोलते हैं, ठीक है, DEL। वापस आते हैं 4000 के ऊपर लाइन लगाने के लिए डेल का टैग क्लोज करते हैं। तो इसकी आउटपुट देखते हैं अब क्या हुआ है। तो अब देखें जरा, नाउ द सेल बिगिंस एंड द प्राइस इज नॉट 4000 बल्कि 3000, ठीक है। तो इस तरह जो है वो चीज़ें लेके चल सकते हैं हम। कैन फाइल नेम इंक्लूड स्पेसेस? नहीं जी, फाइल नेम के अंदर स्पेस ना डालें तो ज़्यादा बेटर है। URL जो है वो आपका ख़राब होता है, URL के अंदर फिर परसेंटेज डालनी पड़ती है ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं। इटैलिक टेक्स्ट हमने पढ़ लिया है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ है मोनोस्पेस्ड की। मोनोस्पेस का मतलब ये होता है कि एक लेटर है आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको, नीचे आता हूँ, एक लेटर है जी हमारे पास M और एक लेटर है I। अब इन दोनों लेटर्स में से जो M है वो ज़्यादा जगह घेर रहा है और जो I है वो कम जगह घेर रहा है। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे जितने भी ऊपर पैराग्राफ्स के अंदर लेटर्स हैं, अब जैसे ये वाला वर्ड है इसके अंदर M भी यूज़ हो रहा है, इसके अंदर I भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे सेम जगह घेरें, तो उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो होगा DT का, और उसके लिए उसको हम मोनोस्पेस्ड के नाम से याद करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इटैलिसाइज्ड का एक वर्ड है, उसको DT के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो उसका अगर हम वर्जन देखें, उन्होंने यहाँ पे उसकी आउटपुट थोड़ा सा बदल दिया है, गलती से जो है वो गलत लिखी गई है। लेकिन आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे मोनोस्पेस का जो वर्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को, उसमें सारे के सारे लेटर्स को सेम स्पेस दी गई है। तो इस तरह की ये वाला जो मोनोस्पेस करने का टैग है आमतौर पर इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन चले, पढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है और उसको लेके चलना जो है वो भी हमने सीखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर आप लोगों को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने पड़ते हैं, लाइक आपको CV बनानी पड़ती है किसी की। तो CV के अंदर जो है वो आप लोगों को कभी कभार ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, जैसे हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था कि x² होता है, x³ होता है, ठीक है। या फिर लॉग वाला चैप्टर पढ़ा था मैथ के अंदर, तो वो लॉग की बेस के अंदर हम कुछ लिखा करते थे। तो जब x² लिखते थे तो x का साइज तो बड़ा होता था, लेकिन वो जो 2 था वो थोड़ा सा ऊपर करके लिखा जाता था x से, और उसका साइज जो है वो x से छोटा होता था, ठीक है। और जब हम बात करते थे लॉग वाले सेक्शन की, तो लॉग वाले में ये होता था कि लॉग थोड़ा सा बड़ा होता था, और उसके साथ साथ वो जो बेस के अंदर जो चीज़ लिखी जाती थी वो थोड़ी सी छोटी होती थी। तो उसको अगर हमने लेके चलना हो तो हमारे पास 2 किस्म के टैग हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब अगर किसी चीज़ को हमने आम लाइन से ऊपर करके लिखना है तो यूज़ करेंगे, सुपर का टैग है SUP का। और अगर हमने आम लाइन से किसी चीज़ को हमने नीचे लेके जाना है, बेस के अंदर लिखना है, तो हमने वहाँ पे उसको सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, ठीक है, SUB के टैग के अंदर। जैसे आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे दी है, अगर आप लोग इसको सब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, SUB सब, तो लास्ट लाइन के अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप इसको जो है वो बेस के अंदर लेके जा सकते हैं। और इसी तरह अगर SUP लिखेंगे तो आप इसको उसके एक्सपोनेंट के अंदर लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर हमने यहाँ पे कोई इक्वेशन लिखनी हो और इक्वेशन लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, तो हम पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा जी x, अब इसका स्क्वायर लिखना है, ठीक है। स्क्वायर लिखने के लिए हम सुपर का टैग यूज़ करते हैं, SUP का। उसके अंदर हमने 2 लिख दिया, x स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद हमने प्लस लिखा, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर लिखना है, फिर सुपर का टैग यूज़ करेंगे, तो SUP सुपर का टैग यूज़ किया, फिर y स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू 2xy लिख लें, ठीक है, प्लस हम उसकी लॉग वाली एग्जांपल भी कर लेते हैं, लॉग। फिर उसकी बेस बनानी है, तो बेस के लिए हम सब का टैग यूज़ करेंगे। बेस में a लिख दिया और ऊपर जो है वो हमने 10 लिख दिया। जो भी इसकी इक्वेशन बनानी है आप इसको बना के लेके चल सकते हैं। लें जी, तो अब ये जो है आप लोगों के सामने इसकी एग्जांपल आ गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस लॉग a, लॉग बेस a है इसकी, और जो है हमने 10 लिख दिया उसके सामने। यहाँ तक बात कंप्लीट है जी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। तलहा, चाय का एक कप पिला दो यार। सुपर और सब का टैग यूज कर लेंगे। अब ये सारी चीजें या तो साथ साथ आप लोग नोट करें, अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये वाली स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है आप लोगों को? अगर ये वाली स्क्रीन क्लियर है तो आपको किसी और स्क्रीन की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोड वाली जो स्क्रीन है वो आपको क्लियर आनी चाहिए। आप स्लाइड्स की तरफ ना जाएं, स्लाइड्स पे कुछ नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। सर रिवाइज कर दें सुपर, चलें जी रिवाइज कर देते हैं। हमने ये देखा कि हमने अगर पावर के अंदर कुछ चीज़ों को लिखना हो, एक्सपोनेंट के अंदर लिखना हो, तो वो कैसे लिखना है, और अगर हमने आम लाइन से नीचे कुछ चीज़ों को लेके चलना हो तो वो साथ कैसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, हमने सुपर का टैग यूज़ करना है। अब x की पावर 2 लिखना था, तो 2 को थोड़ा सा ऊपर करके लिखना है x से, और उसका साइज जो है वो भी छोटा होना चाहिए। तो ये अब सुपर की प्रॉपर्टी है कि ये ऐसा है, ठीक है। तो y के साथ सुपर की प्रॉपर्टी है कि उसने 2 को थोड़ा सा स्मॉल साइज के अंदर और आर्म लाइन से ऊपर लिखना है। फिर उसके बाद अगर सब का टैग लगाते हैं तो सब क्या करता है, आर्म लाइन से नीचे ले आता है और थोड़ा सा साइज जो है वो छोटा कर देता है। दोनों स्क्रीन्स ब्लर है। आई थिंक आप लोगों के इंटरनेट का इशू है, मेरी तरफ से कोई आई डोंट थिंक के इशू आ रहा है। क्यों भाई शाकिर, ठीक है ना हमारा? आप लोगों के इंटरनेट का हो सकता है इशू है। जिनको स्क्रीन ब्लर आ रही है अपना इंटरनेट ज़रा देखें, उसकी स्पीड कम ना हो। मेरी तरफ से क्लियर है। अभी तक अगर सब लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आगे चलते हैं, वरना मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर कहते हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को रिवीजन की ज़रूरत है तो वो बता दें। यस सर, वी आर PTCL यूजर्स। हाँ जी, तो फिर ऐसे तो होगा, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। इमेज इंसर्ट करना हमने पढ़ लिया था। इमेज की विड्थ और हाइट भी सेट कर ली थी जी। ठीक है, हाँ जी, अब सारे लोगों को क्लियर है। तो इसका मतलब यही है कि जिन लोगों को क्लियर नहीं आ रहा, उनके इंटरनेट का मसला है, उसको जो है वो सॉल्व करें। ऑल इज क्लियर, स्क्रीन नॉट ब्लर, ठीक है। चले,
अब चलते हैं जी इमेज की तरफ। इमेज का हमने पढ़ा था कि इमेज लगाते कैसे हैं और इमेज की हाइट और विड्थ जो है वो कैसे सेट करते हैं। मैं दोबारा से इमेजर के ऊपर एक इमेज जो है वो अपलोड कर देता हूँ। चलें एक डॉक्यूमेंट ही हम जो है वो बना लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे पास अगर कुछ फाइल दूसरे लैपटॉप्स में पड़ी हैं तो चले खुद से हम काम कर लेते हैं। मैं लेट सपोज एक वेबसाइट है डिज़ाइन आर्टिकल्स के नाम से। डिज़ाइन आर्टिकल्स की एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपको बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो फ्री में मिल जाते हैं। आप उनको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारे पास डेपर के ऊपर एक आर्टिकल था सिक्योरिटी कैमरास का। मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास का एक आर्टिकल है, टॉप 5 बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम रिव्यूज़ इन 2020। तो इसी के मुताबिक जो है ना वो देखते हैं हम, कोई आर्टिकल यहाँ से ढूंढ लेते हैं। 4K सिक्योरिटी कैमरा, 4K सिक्योरिटी कैमरा। मैंने डिज़ाइन आर्टिकल के ऊपर इसका ये कीवर्ड लिखा और यहाँ पे जो है वो इसको डाल दिया। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रियल एंड फेक सिक्योरिटी कैमरास, वेरी गुड। हाउ टू इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमरास, इसमें से कोई एक आर्टिकल उठा लेंगे हम और उस आर्टिकल को जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी, वेरी गुड। इसी आर्टिकल को उठाते हैं, कॉपी कर रहा हूं मैं इसे और अपने सबलाइन के अंदर इसको लेके जा रहा हूँ। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, सेव की। इस फाइल को मैं camera.html के नाम से सेव कर लेता हूँ, camera.html। और camera.html के अंदर मैं वही काम जो हम पहले करते आए हैं, बॉडी के अंदर जाके मैं एक पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ और वो सारे का सारा टेक्स्ट जो हमने वहाँ से लिखा था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये लास्ट लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर उसने अपने आर्टिकल का लिंक दिया हुआ है, उसको मैंने डिलीट कर दिया। और अब मैंने जो है इसको फॉर्मेट करना शुरू करना है। अब ये वाला डमी फेक कैमरास वर्सेस रियल सर्विलियंस सिस्टम कैमरास, तो ये तो हमारे इस आर्टिकल की हेडिंग है। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और पैराग्राफ के टैग से बाहर ला के एक H1 का टैग लिखता हूँ और उसके अंदर मैं इसको लेके आता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको कॉल करके देखता हूँ जरा। यहाँ पे मैंने लिखा लोकल होस्ट स्लैश बैच 9 स्लैश camera.html। तो अभी तो हमारे पास ये कुछ इस तरह आ रहा है, कोई पैराग्राफ नहीं बने हैं, सारे का सारा जो टेक्स्ट है वो लाइन बाय लाइन आता जा रहा है। अब मैंने इसके अंदर पैराग्राफ खुद से क्रिएट करने हैं कि मतलब एक पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए मैंने पैराग्राफ का टैग नहीं लगाया ना, तो उसने ऑटोमेटिकली सारी हेडिंग्स को भी मिक्स कर दिया, सारे बुलेट पॉइंट्स को भी मिक्स कर दिया, सारे पैराग्राफ्स को भी मिक्स कर दिया। तो ये थोड़ा सा अभी अनोइंग हो रहा है हमारे लिए और ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल लग रही हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल मैंने इसके पैराग्राफ सेट करने हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू किया है तो मैं इसको यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ठीक है, स्लैश पी पे मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अगर मैं रिफ्रेश करके यहाँ पे देखता हूँ तो देखें अब ये पैराग्राफ यहाँ तक बन गया और अगला पैराग्राफ अगली लाइन से
शुरू हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ्स बनाते जाने हैं कि यहीं से अगला पैराग्राफ शुरू हो जाए और पिछला जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको ज़रा अगर मैं ऐसे कर लूँ कि यही चीज़ हर पैराग्राफ के अंदर आनी है, मैं इसको कॉपी करके लिखना शुरू कर देता हूँ यहाँ पे। लें जी, अच्छा ये वाली चीज़ें जो है मैं इनको बुलेट पॉइंट्स बना लूँगा इनके, तो उसके बाद मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ यहाँ पे। ये लें जी, ओके। इसके बाद मैं अभी हेडिंग्स बनाने वाला हूँ। हेडिंग्स हम बाद में बनाएंगे, मैं पहले पैराग्राफ्स ज़रा इसके सेट कर लूँ। नहीं जी, तो अब ये हुआ कि ये पैराग्राफ्स जो है उनकी सेटिंग्स हो गई। वापस आए यहाँ पे, मैंने इसको कुछ इस तरह रिफ्रेश किया, तो अब देख लें थोड़े से पैराग्राफ्स हमारे सेटअप हो चुके हैं। अब अगली बारी है हमारे ये इस तरह की जो हेडिंग्स हैं उनकी, डमी सर्विलियंस कैमरास। अब ये इसको मैंने हेडिंग में लिखना है। सर पैराग्राफ को जस्टिफाई कैसे करेंगे? करते हैं जी, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी है एक CSS की, उसके अंदर हम उस टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। चले, अच्छा अब चलते हैं ज़रा आगे। पैराग्राफ्स बन गए, अब उसके बाद हमने हेडिंग्स बनानी है। इस टेक्स्ट को मैंने हेडिंग के अंदर लिखना है, इसको सिलेक्ट किया, कट किया, H2 बना लें इसकी, हाँ H2 के अंदर मैंने इस हेडिंग को लिख दिया। फिर और कोई हेडिंग है हमारे पास? हाँ जी, ये वाली हेडिंग है, इसको मैंने कट किया, H2 बनाया इसका और इसको भी लिख दिया। फिर उसके बाद और कॉन्स ऑफ डमी कैमरास, इसको वापस ले गए, H2 में गया, ये ले, ओके। नीचे चलते हैं, रियल सिस्टम सर्विलियंस कैमरास, वापस आए, कट किया और इसको भी H2 के अंदर लिख दिया। ठीक है, और क्या है, प्रोज ऑफ रियल सिस्टम सर्विलियंस कैमरास, इसको कट किया, H2 में ले आए। अच्छा ये एक लाइन है, हेयर आर फ्यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रियल सर्विलियंस कैमरा एंड सिक्योरिटी कैमरा, तो इसको हम अगर बोल्ड कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं इसको कट करके B के टैग के अंदर जो है वो लिख लेता हूँ। वापस आए, ये इसको भी हम हेडिंग बना सकते हैं, इसको मैंने कट किया, H2 लगा दिया इसको, और नहीं जी, अभी तक की जो हमारी सूरत हाल बनी है वो हुई है ये कि हम इसको कुछ इस तरह जो है वो लेके चल सकते हैं। लेकिन अब मसला आ रहा है कि हमारे ये जो ये हमारा ये एक बुलेट पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो अगला यहाँ से शुरू हो गया। एक चीज़ तो ये है कि आप या किसी तरह इसको अगली लाइन से शुरू करवा लें, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये वाला साइन जो है बुलेट का वो लग चुका है। तो या तो इसको निचली लाइन में ले आएँ, या फिर आप इसको जैसे हम प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, आप वैसे के बुलेट पॉइंट्स इसके क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको कैसे लेके चलना है। मैं अगर चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे BR का टैग लिख दूँ, ठीक है, तो वो BR के टैग से भी निचली लाइन के अंदर आ जाएंगे। BR का टैग लिखा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब रिफ्रेश किया तो देखें अब जरा इसके ये जरा बुलेट पॉइंट्स बन चुके हैं। ओके, अब ये हमारे कितने बुलेट पॉइंट्स हैं जी? कॉन्स के अंदर भी एक ये है और एक ये, इसको भी BR कर दिया। फिर यहाँ पे आके हमारे पास जितने भी बुलेट पॉइंट्स बन रहे हैं उनको हम ब्रेक रो लगाते जाते हैं। ब्रेक रो बोलते हैं हम इसको BR के टैग को। लें जी, हमारे बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। अब इसके ये दोनों बुलेट पॉइंट्स भी रेडी हो गए और हमारे पास ये दोनों बुलेट पॉइंट्स भी रेडी हो गए। अच्छा, अब मसला आ गया जी हमारा कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड नहीं है। कोई लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कोई लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कोई इधर हो रही है, आगे पीछे है सारे का सारा टेक्स्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ी सी CSS का इस्तेमाल करना है। अभी हम जो CSS मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ वो होगी हमारी इन लाइन CSS, जिसको हम टैग के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टैग के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर हम इनलाइन CSS को यूज़ करते हुए CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं बॉडी के अंदर, बॉडी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, ये H1 पैराग्राफ, H2, फिर उसके अंदर ब्रेक रो और इस तरह के जितने भी टैग्स हैं, आ जाए जी, आ जाओ। अच्छा, इस तरह के जो टैग्स हैं उसको हम यूज़ करेंगे, तो रख दो इधर, थैंक यू। बॉडी के अंदर मैं जाता हूँ
और स्टाइल का टैग लिखता हूँ, स्टाइल लिखा इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अब मैंने यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो लिखना शुरू कर देनी है। बी आर का क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि बी आर के टैग के अंदर हमने किसी टेक्स्ट को इनक्लोज नहीं करना होता। तो जिस भी टेक्स्ट के अंदर आपने किसी टेक्स्ट जो चीज़ें हैं उनको इनक्लोज, अब जैसे इमेज का टैग है, आप लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं कि इमेज के टैग को क्लोज क्यों नहीं किया, पूछा कभी? ये देखो मैंने यहाँ पे इमेज का टैग लगाया कहीं, और कोई फाइल खोल लेते हैं। ये लेक्चर 3 थी हमारे पास, कंट्रोल ओ, यहाँ पे वापस आते हैं लेक्चर 2 के अंदर। तो यहाँ पे देखें ज़रा, ये इमेज का टैग लगा हुआ है, इमेज का टैग, उसके अंदर सोर्स दिया, उसका विड्थ दी, हाइट दी, अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया और बस, क्लोज तो किया ही नहीं। तो ऐसे टैग्स जिनके अंदर हम कोई टेक्स्ट नहीं लिखते, जिस टेक्स्ट के अंदर कोई टेक्स्ट इंक्लूड नहीं होता जिस टैग के अंदर, उसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चले जी। सर टी आ गई है लगता, हाँ जी बिल्कुल जी, चाय आ गई है। चाय बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 घंटे बोलना जो है वो इसके बगैर नामुमकिन सी बात है। ड्यूरिंग लैब सेशंस वहाँ पे थोड़ा सा इजी इसलिए होता था कि स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन साथ होता था और क्वेश्चंस जो थे वो लाइव आते रहते थे, तो बोलना वहाँ पे थोड़ा सा इजी है। लेकिन आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए हलक सूख जाता है। ठीक है, तो उसके लिए चाय जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इमेज का भी क्लोजिंग टैग नहीं होगा और हमारा जो BR है उसका भी क्लोजिंग टैग जो है वो नहीं हमने लिखना। तो हम यहाँ पे करने लगे थे जी, CSS की प्रॉपर्टी लगाने लगे थे, और CSS को हम अभी एक तरीका पढ़ रहे हैं CSS लगाने का, और वो तरीका है इनलाइन CSS, जो हम टैग के अंदर ही लगा देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको जो है वो एलैबोरेट नहीं कर रहा कि हम किन किन तरीकों से CSS लगा सकते हैं। सिंपल अभी देख लें कि हमने वो, क्योंकि ज़रूरत है अभी हमारी, और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए मैं CSS का यूज़ कर रहा हूँ। सर लैब को बहुत मिस कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत है आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करने की, कि मेरे लेक्चर को सुनते हुए आप लोगों के जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, तो मैं उससे बहुत चीज़ें भांप लेता हूँ कि मेरी बात जो है वो आपके दिल में उतर चुकी है या नहीं। तो अब वो सहूलत जो है वो मुमकिन नहीं रही, तो वो मैं उस चीज़ को बहुत मिस कर रहा हूँ, और मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिसिंग है वो चीज़ के साथ साथ, क्योंकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से जो है ना वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि मेरी जो बात है वो सब लोगों के दिलों में पहुंच गई है या नहीं। ये जो आंखें होती हैं ना, ये सब कुछ बता देती हैं। वो कहते हैं ना कि ये कायनात सुराही थी, जाम आंखें थी, मवासलात का पहला निज़ाम आंखें थी। तो हम जो है वो कम्युनिकेशन जो आंखों से कर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। तो अल्फाज जो हैं वो इतनी चीज़ें बयान नहीं कर सकते जितना हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा बैठने का उठने का तरीका और हमारे जो आई कांटेक्ट है ये कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यानी हम डांट से बच गए? नहीं जी, बचे कोई नहीं है, जब मेरा दिल करेगा मैं डांट लूँगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। जूम एप्लीकेशन यूज़ कर लें? हाँ जी जी करेंगे इंशाल्लाह, जब ज़रूरत पड़ेगी उसको भी यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी ग्लिचेस हैं कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं उसके वो कम हैं। मैं कोशिश करता हूँ उसका देख लूँ, कोई प्रीमियम अकाउंट अगर हमें मिल जाए तो वो बाय कर लेते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ पे हम बुला लिया करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। चलें, अब आते हैं ज़रा स्टाइल की तरफ। हाँ जी हाँ जी, मैं नहीं करता पोइट्री, आ जाए वापस। अच्छा, स्टाइल के अंदर गए और मैंने स्टाइल इज इक्वल टू, ये जो डबल कोट्स लिखी हैं, इन डबल कोट्स के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ CSS की जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, और वो प्रॉपर्टीज़ किस टैग के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी? वो टैग होगा बॉडी का, क्योंकि अब बॉडी के टैग के अंदर मैंने ये स्टाइल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नो सर एट अ टाइम 150 से ज़्यादा लोग ऐड हो जाते हैं। अच्छा चले, मैं देखता हूँ उसको, मैंने अभी इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया उसे।
तो स्टाइल के अंदर मैं, अब जैसे हमें मसला आ रहा था कि सर ये जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम लाइन के अंदर नहीं है, यहाँ पे भी आगे पीछे है, लाइन की जो एंडिंग है वो ठीक नहीं हो रही, तो मैं ये चाहता हूँ कि सेम जगह पे ये टेक्स्ट जो है वो एंड हुआ करे। तो उसके लिए ये है कि आप जो है वो चीज़ें इसलिए ऐसे करेंगे कि टेक्स्ट अलाइन की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, टेक्स्ट माइनस अलाइन, ठीक है। और टेक्स्ट माइनस अलाइन करना है इसको, और अलाइन कैसे करना है, सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, जस्टिफाई करना है। मैं अगर इसको जस्टिफाई करता हूँ, जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड से ये जो है वो सेम जगह से लाइन शुरू हुआ करेगी और सेम जगह से लाइन जो है वो एंड हुआ करेगी। ले जी, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप देखें जरा लाइन एंडिंग जो है वो सेम जगह पे हो रही है। क्लियर? यहाँ पे पैराग्राफ सेम जगह पे एंड हो रहा है, यहाँ पे भी पैराग्राफ जो है वो सेम जगह पे एंड हो रहा है। जूम पर एमफिल की क्लासेस हो रही हैं, हाँ ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे बार बार मुझे कहना पड़ेगा आप अपना माइक बंद करें, आप अपना माइक बंद करें। उसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, इसलिए ही मैं फेसबुक को यूज़ कर रहा हूँ अभी। अच्छा, जाहिद सरफराज का जो सवाल है उसमें ये है कि बस इतना याद रखें कि जिस टैग के अंदर आप किसी टेक्स्ट को इनक्लोज कर रहे हैं, रैप अप कर रहे हैं, उसको क्लोज करना ज़रूरी है। जिस टैग के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उसको क्लोज भी करें। जैसे अब ये H1 है ना, तो H1 के कोई टेक्स्ट है जिसको हमने हेडिंग बनाया, अब ये डमी और फेक कैमरा वर्सेस रियल सर्विलियंस सिस्टम कैमरास, तो ये टेक्स्ट था, तो इसका टैग स्टार्ट किया हमने और एंड किया। लेकिन ब्रेक रो का मतलब क्या है कि हमने ब्रेक रो करनी है, निचली लाइन के अंदर लेके आना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए तो हमें कोई टेक्स्ट लिखना ही नहीं पड़ता उसके अंदर, तो इसकी वजह से हमें उसका एंडिंग टैग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेफ्ट और राइट का भी बता दे, तो जहां पे जस्टिफाई लिखा है वहां पे सिंपल आपने लेफ्ट लिखना है तो लेफ्ट लाइन हो जाएगा, राइट लिखेंगे तो राइट लाइन हो जाएगा, बस इतना सा काम है। ले जी, अब हो गया जस्टिफाई। एक और प्रॉपर्टी लगा लेते हैं यहाँ पे, मैं इसको मार्जिन लगाता हूँ, ठीक है। मार्जिन हम जो है वो लगाते हैं मार्जिन माइनस राइट, राइट से मार्जिन लगा दो। लेट सपोज मैं मार्जिन लगा देता हूं इसको 250 पिक्सल्स का, ओके। सेमीकोलन लगा के मैं अगली प्रॉपर्टी लिख सकता हूं। राइट से मैंने 250 का लगाया तो मैं फिर लेफ्ट से भी 250 पिक्सल्स का ही मार्जिन लगाऊंगा, तो वो कंटेंट जरा सेटअप हो जाएगा थोड़ा सा। मार्जिन माइनस लेफ्ट, वो कितना लगा दिया जी मैंने, वो भी 250 पिक्सल्स का मार्जिन लगा दिया। सेमीकोलन से उसको मैंने एंड कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। वापस आए तो यहाँ पे मैंने इसको जब रिफ्रेश किया तो ये ले, अब 250 पिक्सल्स का दोनों साइड से जो मार्जिन है वो लग चुका है। चाहे तो इसको कम कर लें, चाहे तो इसको ज़्यादा कर लें। मैं इसको 100% पे लेके जाता हूँ, तो अब देखें ज़रा मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो कुछ बेटर लग रहा है। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। अभी CSS की सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज पड़ी हैं। एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन की, दूसरी प्रॉपर्टी है मार्जिन लेफ्ट की, तीसरी प्रॉपर्टी है मार्जिन राइट की। दोनों साइड से ये मार्जिन मैंने छोड़ दिया है, और ये मार्जिन क्योंकि मैंने बॉडी वाले टैग को लगाया था इसलिए ये पूरी बॉडी को जाके हिट कर रहा है, और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उसको मार्जिन लग रहा है, उसको उसकी जस्टिफिकेशन हो रही है। लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन लग रहे हैं। यहाँ तक अगर कुछ कन्फ्यूजन्स है तो वो बता दें। सर HTML एंड हो गया? अभी तो बेटा शुरू ही नहीं हुआ, अभी कैसे एंड हो गया? ये तो इब्तदाई इश्क है, आगे चलें फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक अगर कुछ मुश्किल है तो बता दें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें। रिपीट क्या कर रहे हैं जी? रिपीट कर दें प्लीज़। क्या रिपीट करना है बता दें।
अभी मैंने सिंपल क्या किया है कि बॉडी के टैग को जाके हिट किया है, उसके अंदर स्टाइल लिखा है। स्टाइल का मतलब ये है कि अब स्टाइल का टैग लगा के मैं इसी फाइल के अंदर CSS का कोडिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई मार्जिन राइट 250 पिक्सल का, और मार्जिन लेफ्ट जो है वो भी मैंने 250 पिक्सल का लगा दिया। ये कॉलन लगाएंगे, पहले आप प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, प्रॉपर्टी का नाम है जी टेक्स्ट अलाइन, कॉलन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू लिखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है, जस्टिफाई है, राइट है या लेफ्ट है। फिर दोबारा से सेमी कॉलन लगा के नई प्रॉपर्टी का नाम शुरू करेंगे, नई प्रॉपर्टी का नाम है मार्जिन राइट, फिर कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिखेंगे कि 250 पिक्सल का मार्जिन लगाना है आपने या फिर 200 पिक्सल का लगाना है, एंड सेम गोज फॉर मार्जिन लेफ्ट। सर इमेज को सेंटर करने के लिए भी CSS को, हाँ जी बिल्कुल CSS को ही यूज करेंगे। एक टाइम में एक लोकल होस्ट फाइल कॉल होंगी ब्राउजर में? नहीं जी, आप 10 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। HTML इज इक्वल टू इश्क। अच्छा जी अभी सारी चीज़ें इश्क ही लगेंगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों से ही प्यार होगा आपको। ये बहुत जो है वो चीज़ें इन डिमांड हैं, और फिर आपको इनकी वैल्यू जब आपको पता लगेगी मार्केट के अंदर, फाइवर पे आप इसको कैसे बेच सकते हैं, फ्रीलांसर पे आप इसकी कितने डॉलर्स चार्ज कर सकते हैं, तो फिर सही आंखें खुलेंगी आपकी। सर अगर न्यूज़पेपर के टेक्स्ट की तरह लिखना हो तो सेम ऐसे ही लिखा होता है, उसमें भी यही टैग्स यूज होते हैं, और ऐसे ही आप उसको लेके चल सकते हो। हाँ ये तो वैसे सोचा ही नहीं मैंने। वो कह रही है कि सर जो कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, उनको कहें कि रिलेटेड सेकंड्स बैक करके दोबारा देख ले वेरी गुड सजेशंस जी। वैसे ये बहुत अच्छा काम है अगर हम दोबारा रिपीट करने की बजाय उन्हीं सेकंड्स को रिपीट करके देख लें। अच्छा जी, साद अहमद का सवाल है कि सर ये पैराग्राफ टैग हैं, आपने पहले क्लोजिंग टैग फिर स्टार्टिंग टैग, नहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। ये पैराग्राफ टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और फिर ये वाला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने वो ज़रा आसानी के लिए कॉपी इकट्ठे कर दिए थे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो पहले पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद एंड करेंगे। चले जी आगे चलते हैं अब ज़रा अच्छा जी, इससे आगे हमारे पास क्या है, इमेज की विड्थ और हाइट तो हम सेट कर चुके हैं मेरा ख्याल, वो तो ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे थे, ये डॉक्यूमेंट बना रहे थे यार, भुला देते हो ना आप लोग, देखो नहीं जी अरे ये बड़ा मुश्किल काम है। ये कह रही है फिदा कि सर कैसे पता चलेगा कि सेमी कॉलन कहाँ लगाना है और कॉलन कहाँ लगाना है। लो जी, तो बहुत बड़ा मसला आ गया यार, क्या करें अब इसे, कैसे सॉल्व होगा ये प्रॉब्लम। टेक्स्ट अलाइन, पहले प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन, फिर उसकी वैल्यू, यहाँ तक एक प्रॉपर्टी ख़त्म होती है, ठीक है। और प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू आती है। पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी का नाम टेक्स्ट अलाइन हो सकता है, अब जैसे टेक्स्ट कलर हो सकता है, उसका साइज हो सकता है, बहुत सारी CSS की अनगिनत प्रॉपर्टीज हैं, और अनगिनत प्रॉपर्टीज के आगे वैल्यूज हैं। अब मार्जिन जो है, मार्जिन मैंने हो सकता है कि 250 पिक्सल लगाना हो, 200 पिक्सल लगाना हो, इधर से भी 200 कर दिया, इधर से भी 200 कर दिया, मैंने सेव किया, वापस आया, अब देखो ज़रा ये कम कर दिया उसने मार्जिन साइडों से। तो पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी के बाद हम कॉलन लगाते हैं और फिर उसकी वैल्यू लिख देते हैं, और जहाँ पे हमारा काम ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाते हैं, ताकि सेमी कॉलन पहचान है कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो चुकी है, अब इससे आगे हमने नई लाइन शुरू करनी है, नई प्रॉपर्टी शुरू करनी है, ठीक है। ले जी, एक और बहुत बड़ा मसला आया है राना शहजाद नज़ीर साहब का। वो कहते हैं सर पता कैसे चलेगा कि कोई ये टैग जो है वो CSS का है या ये टैग HTML का है। लें जी,
अब ये सबसे बड़ा मसला आ गया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ले जी, सबलाइन जब यूज़ कर रहे होते हो तो यहाँ पे जो टैग्स की बात आती है, जहाँ पे कोई टैग स्टार्ट हो रहा है और कोई टैग एंड हो रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये HTML के अंदर है, क्योंकि ये HTML टैग्स की लैंग्वेज है, ठीक है। और जहाँ पे ये स्टाइल का एक कीवर्ड नज़र आ गया, स्टाइल जहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं, जहाँ पे कलरिंग की बात होगी, जहाँ पे मार्जिन लगाने की बात होगी, जहाँ पे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की बात होगी, वहाँ आपको देख के पता चल जाएगा कि ये CSS है, ठीक है। तो अगर टैग एंड हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये HTML है। CSS के अंदर कोई टैग्स नहीं होते, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कलर की प्रॉपर्टी है तो कलर ब्लैक करना है, रेड करना है, पिंक करना है, आपने बेबी पिंक करना है, डार्क पिंक करना है, लाइट पिंक करना है, वो जितने भी लड़कियों ने शेड निकाले होते हैं हर एक कलर के अंदर वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको इस तरह लेके चल सकते हैं, लेकिन स्टाइल पता लग जाएगा हमें स्टाइल के टैग से कि ये CSS है, और टैग्स से ये पता लग जाएगा अगर कोई टैग स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, उससे ये पता लगेगा कि ये HTML का टैग है। चले जी, अब ज़रा कोई पिक्चर भी लगा लेते हैं इसमें, डमी फेक कैमराज वर्सेस रियल सर्विलियंस सिस्टम कैमराज। मैं इसकी कोई पिक्चर जो है वो उठा लेता हूँ अपने गूगल बाबा से। गूगल बाबा पे गया मैं इमेजेस में, और यहाँ पे से मैंने कोई पिक्चर जो है वो उठा ली। लेट्स सपोज मुझे कोई पिक्चर मिल जाए, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने इसको सेव कर लिया अपने कंप्यूटर के अंदर, और वही तरीका जो हम पहले यूज़ करते थे इमेजर का, इमेजर पे गए और उस पिक्चर को जो है वो मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड किया तो अब मेरे पास वो पिक्चर अपलोड हो चुकी है। मैं इस पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहता हूँ। ओपन इमेज इन न्यू टाइप किया, इसका URL मुझे मिल गया। इस URL को मैंने अपने इस हेडिंग के बाद ला के लगा दिया। मैंने इमेज का टैग लिखा और यहाँ पे उसका URL डाल दिया। तो अब मैं देखता हूँ कि उसके अंदर कैसी चेंजेस आई हैं। तो अब ये देखें, ये ज़रा इस तरह नज़र आ रहा है आपको ये कैमरा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी स्क्रीन घेरे। तो पूरी स्क्रीन घेरने के लिए मैंने इसकी जो विड्थ है उसको मैंने 100% कर दिया कि जितना भी एरिया है इस बॉडी के टैग को दिया गया वो सारे का सारा एरिया ये घेरे, ठीक है। तो वो देखें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया। मतलब ये है कि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। इसको कुछ इस तरह मैनेज करने के लिए मैं इसकी जो हाइट है उसको सेट कर सकता हूँ। मैंने इसकी हाइट को सेट कर दिया, लेट सपोज 400 पिक्सल। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं विड्थ और हाइट को दो तरीकों से जो है वो मैनेज कर रहा हूँ। एक तरफ मैंने विड्थ को परसेंटेज से मैनेज किया और दूसरी तरफ मैंने हाइट को पिक्सेल्स से मैनेज किया है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो वो पिक्सल से मैनेज होता है, और अगर आप कुछ लिख देते हैं, परसेंटेज लिखेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा और पिक्सल लिखेंगे तो पिक्सल आएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पिक्सल्स ही समझेगा वो। लेकिन मुझे ये पिक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैं इसको जो है वो चेंज कर रहा हूँ। अगर इसका इस्तेमाल कर लें तो वो देख लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं, इमेजर पे अपलोड करते हैं, और इसका URL यहाँ से उठाते हैं और इसके URL की जगह पे पेस्ट कर देते हैं। लें जी, ठीक है जी। और कोई भी, मैंने तो अभी फ़िलहाल टाइम कम है हमारे पास, तो इसलिए हम जो है वो पिक्चर को के जो चूज़ करने को इतना टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग इसको जैसे लेके चलना चाहें कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसको किया जी सेव इमेज, दोबारा से अपलोड किया, ये पिक्चर भी अपलोड हो गई। थोड़ा सा डायमेंशंस का मसला आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि ये पिक्चर की डायमेंशन जो है वो रेक्टेंगुलर है या थोड़ा सा ये जो है वो यूज़ हो रहा है
मैं अगर हाँ जी, तो अब ये पिक्चर जो है वो कुछ ज़्यादा बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू ओल्ड वंस। तो अभी वापस आते हैं। इसके बाद डमी सर्विलियंस कैमराज हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, प्रोज ऑफ डमी फेक कैमराज, रियल सिस्टम सर्विलियंस कैमराज, इसमें भी वही पिक्चर आ जाएंगी। मैं एक प्रोज एंड कॉन्स की पिक्चर जो है वो गूगल से उठा लेता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कैमराज, कैमराज या सिक्योरिटी कैमराज, जो भी आपने लिखना है। यहाँ से अगर सिंपल प्रोज एंड कॉन्स की कोई पिक्चर ले लेते हैं, ले जी, इसको मैंने सेव किया, इमेजर पे गया और इसे यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये काम अब जितनी दफ़ा कर लिया हमने, ये आना नहीं चाहिए, ये इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इमेजेस को अपलोड करने में और उसको यूज़ करने में। इसको मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दिया और यहाँ से इसका URL उठा के हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी जो है वो फिट कर देते हैं। ये प्रोज हैं जहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और नीचे प्रोज हैं कहीं, हाँ ये प्रोज ऑफ रियल सिक्योरिटी सर्विलियंस कैमराज हैं। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को इम्बेड कर देता हूँ, इमेज सोर्स दिया उसका और उसकी विड्थ जो है वो भी सेट कर दी 100%। तो अब ये वाला इमेज भी हमारे इस सेक्शन के अंदर आ चुका है। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस आर्टिकल को जो भी लोग पढ़ने आए उनको मेरे इस आर्टिकल का लिंक जो है वो मिल जाए और वो उस आर्टिकल से यहाँ पे नेविगेट हो जाए और मेरे इन सिक्योरिटी कैमरास को आके देखें और इनको जो है वो बाय कर लें। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी कीवर्ड के ऊपर लिंक लगाना पड़ेगा, जैसे हम लिंक लगाते थे। ठीक है, एंकर टैग के जरिए हम लिंक लगाते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड देख लेता हूँ, कैमरा का, कैमरा 32 दफ़ा यूज़ हुआ है, सिक्योरिटी कैमरा कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, सिक्योरिटी कैमरा, कंट्रोल F से मैंने फाइंड किया। तो ये सिक्योरिटी कैमरा जो है वो काफ़ी दफ़ा इस आर्टिकल के अंदर यूज़ किया गया है। मैं इसमें से किसी भी कीवर्ड के ऊपर अपना लिंक लगा देता हूँ ताकि इस आर्टिकल को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो मेरे dapper.reviews वाले आर्टिकल के ऊपर नेविगेट करें। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा सिक्योरिटी, 4K नहीं है इसमें, 4K नहीं है, चलें लिख लेंगे, उसको खुद से लिख लेंगे, सिक्योरिटी कैमरा लिख लेते हैं जी, सिक्योरिटी कैमरा। तो नीचे कहीं पे जाके एडिशनल फीचर्स हैं और कहाँ है ये, डमी सिक्योरिटी कैमरास फीचर एंड बेनिफिट्स आर वेल इनफ टू बी यूज्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म। यहाँ पे क्योंकि डमी का कीवर्ड यूज़ हो गया इसलिए इसकी एक अच्छा वे नहीं है। एडिशनल फीचर्स देन डमी के अलावा नहीं है। हेयर आर फ्यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रियल सर्विलियंस कैमराज एंड सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ 4K का, 4K सिक्योरिटी कैमरा, क्योंकि हमारा कीवर्ड है और मैं ये चाहता हूँ कि उस कीवर्ड के ऊपर लोग आके क्लिक करें और फिर वो एंकर टैग के अंदर मैं लिंक दे देता हूँ। एंकर टैग के अंदर मैं इस आर्टिकल का लिंक दूंगा जो dapper.reviews का है, हाइपर रेफरेंस के अंदर मैंने उसका लिंक दिया और ये जो टेक्स्ट था 4K सिक्योरिटी कैमरा का, इसको मैंने यहाँ से कट किया और अपने यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि अब जब लोग आएंगे और चेक करेंगे, देखेंगे, तो यहाँ पे उनको वो वाला लिंक जो है वो मेरा मिल जाएगा 4K सिक्योरिटी कैमरा के नाम से, और इसके ऊपर जब वो क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली नेविगेट हो जाएंगे dapper.reviews वाले सेक्शन के ऊपर, उसके आर्टिकल के ऊपर। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को?
अब इस तरह का आर्टिकल फॉर्मेट करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है आप लोगों के लिए। अगर इसमें कोई मुश्किल नज़र आ रही है कोई चीज़ तो वो मुझे बता दें, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सर सिस्टम पे एग्जिस्टिंग इमेज कैसे अपलोड करेंगे इमेजर पे? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन होता है इमेजर पे ना, आप उन पिक्चर्स को सिंपल ड्रैग करके भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपलोड करने का भी ऑप्शन होगा, सारी बात है। ये देखें न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ से न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करें और ड्रॉप इमेजेस हेयर कर लें, यहाँ पर चूज़ फोटो और वीडियो, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अपने पीसी में कहीं पे भी कोई पिक्चर पड़ी हुई है आप उसको अपलोड कर सकते हैं इमेजर के ऊपर। ठीक है जी, क्लियर हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग थोड़ा सा हाथ सीधा होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह HTML के ऊपर। फिर उसके बाद हम एडवांस CSS पढ़ेंगे, 1-2 लेक्चर्स और हैं HTML के, फिर CSS पे मूव करेंगे और फिर हम अपना जो असल मैदान है हमारा वर्डप्रेस और फ्रीलांसिंग उसकी तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। नहीं जी, इमेज को बॉर्डर शॉर्डर लगाना है कोई तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, वही स्टाइल की प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैं अगर चाहूँ कि हम इसी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं और ये वाला जो इमेज है इसको मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये बॉर्डर यहाँ पे कोई वाजे जो है वो लगा नहीं हुआ, और इस इमेज को अगर मैंने बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ पे जहाँ पे बाकी प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई हैं इस इमेज के साथ, इस इमेज के लिंक के साथ विड्थ लगाई है, हाइट लगाई है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, तो इसके साथ ही हम जो है वो बॉर्डर वाला सेक्शन भी लगा सकते हैं। मैं इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी लिखता हूँ BOR बॉर्डर। अब कितने पिक्सल का लगाना है मैंने उसको बॉर्डर में उसको लेट सपोज 3 पिक्सल्स का लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 3 पिक्सल लिख दिया तो ये देखें अब उसने 3 पिक्सल्स का बॉर्डर मेरे उस इमेज के गिर्द जो है वो लगा दिया, और अब क्लियर हो गया कि इतनी जगह जो है वो बॉर्डर की है, ये सारी की सारी, और इसके साइड पे ये वाली जो जगह है ये मार्जिन की वजह से छोड़ी गई है। 4K वाला स्टेप दोबारा बता दें। सिंपल 4K वाला स्टेप जो है वो यही है कि हमने सिंपल एक लिंक प्लेस किया है, उस आर्टिकल के अंदर लिंक लगाया है, और लिंक लगाने के लिए आप एंकर टैग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हाइपर रेफरेंस देते हैं। तो हाइपर रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि आप अपना उसका URL देते हैं जिस पोस्ट के ऊपर आप उसको लेके जाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आप कोई भी कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने यूज़ किया बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरास। ठीक है, अब लोग बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरास के ऊपर क्लिक करेंगे और इस कीवर्ड के ऊपर, इस आर्टिकल, इस लिंक के ऊपर चले जाया करें। ठीक है, अच्छा जी सर, कल वाले लेक्चर में आपने पिक्चर लगाना सिखाया था, तो क्वेश्चन ये था कि उसमें आपने एक्सटेंशन .png दी थी, आप कोई और एक्सटेंशन दे दें, .jpg दे दें, कोई मसला नहीं है। आपका जो गूगल क्रोम जितनी एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है आप वो एक्सटेंशंस की फ़ाइल दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जिस फाइल को आप अपलोड करना चाह रहे हैं उसकी वही एक्सटेंशन हो। अगर उस फाइल की, उस इमेज की एक्सटेंशन .png है, आप .jpg लिखेंगे तो उस एक्सटेंशन की उसको कोई फाइल मिलेगी नहीं। ठीक है, बॉर्डर का कलर कैसे चेंज हो सकता है? अगेन वही बात, ये कलर सेटिंग फॉर्मेटिंग वो हम CSS से करेंगे। बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी है CSS के अंदर, और आप उसको CSS से भी हैंडल कर सकते हैं। सर YouTube की वीडियो कैसे टैग करें? वीडियो का टैग है, जैसे हमने जो है पिक्चर लगाई है, इमेज लगाया है, इसी तरह वीडियो का टैग है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के अंदर भी। दूसरा ये है कि YouTube का लिंक हो चाहे कोई और लिंक हो, किसी भी वीडियो का, आप उसको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इमेज अलाइनमेंट की बात कर रहे थे जी। अलाइन करना है, अगर आपने इसको लेफ्ट और राइट, तो आप उसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। सिंपल HTML के अंदर ही टैग के अंदर अलाइन इज इक्वल टू राइट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो अलाइन राइट हो जाएगा। हाँ जी, आई फ्रेम से भी कर लें।
क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स भी हो गया, हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ठीक है, लिंकिंग टू अ पेज सेक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें। इसमें ये है कि आप क्या करते हो कि एक डॉक्यूमेंट आपने ये पढ़ने के लिए लोगों को दिया, लोग पढ़ते 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 नीचे आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नीचे एक लिंक लगा दिया गो टू टॉप का, कि लोग उसके ऊपर क्लिक करें और डायरेक्टली वो आर्टिकल के स्टार्ट में पहुंच जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे आपको हाइपर लिंक जो है वो लगाना पड़ेगा, सेम वैसे ही जैसे आपने एंकर टैग लगाया था। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस आईडी के जरिए हम जो है वो किसी और सेक्शन के ऊपर यूजर को नेविगेट करवा सकते हैं सेम पेज के, ठीक है। नेविगेशन हमने पहले जो पढ़ी है वो ये है कि हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करवा के यूजर को किसी और वेब पेज के ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसे करना हो कि लिंक के ऊपर क्लिक करवा के हम उसी वेब पेज के किसी और सेक्शन के ऊपर नेविगेट करवाना चाहते हैं, तो फिर कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। अब जैसे अगर मैं इनकी एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि H1 का एक जो है वो हेडिंग है जिसके अंदर HTML टेक्स्ट लिंक जो भी उसने लिखा है, और एंकर टैग के अंदर उसने नेम इज इक्वल टू टॉप लिख दिया, ठीक है, और उसको क्लोज कर दिया। फिर सेकंड स्टेप के अंदर आए तो वहाँ पे आपने उसका एक एंकर टैग बना दिया, एंकर टैग उसको href दिया, ये सारी चीज़ें करके इसने पता नहीं कौन सा मेथड यूज़ किया, हम खुद ही करते हैं, इसको छोड़ दें, ये कंफ्यूज करेगा हमें। लें जी, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे नीचे जब लोग आ जाएं ये पैराग्राफ के बाद, तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ हो जिसके अंदर लिखा हो गो टू टॉप, ठीक है। इस गो टू टॉप वाले पैराग्राफ के ऊपर लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। इसको सबसे पहले तो लिंक बनाने के लिए हमें एंकर टैग लगाना पड़ेगा इससे पहले, और इस गो टू टॉप को उसके एंकर टैग के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। अब गो टू टॉप जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये देखें ज़रा, गो टू टॉप का एक सेक्शन आ गया, लेकिन अभी ये गो टू टॉप वाला सेक्शन जो है वो हमें मेन पेज के ऊपर दोबारा से रीडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये गो टू टॉप वाला जो पार्ट है वो हमें किसी स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर लेके जाए। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि वो हमें स्टार्ट में ही ले जाए, ऊपर ही, ठीक है। तो मैं H1 का ये जो टैग है इसको मैं कह देता हूँ जी कि इसकी जो ID है इज इक्वल टू 1 है, ऐसे कर लें, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंकर टैग के अंदर उसको कॉल कर लेता हूँ #1 से। ID को हम कैसे कॉल करते हैं, #1, वहाँ पे ID असाइन की और यहाँ पे उसको मैंने कॉल कर लिया। गो टू टॉप के ऊपर गए तो अब देखें जरा, वो मुझे दोबारा से उसके अपर सेक्शन के अंदर लेके गया। इसकी साइकी क्या है, साइकी ये है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। आप जिस सेक्शन के ऊपर उस लिंक को नेविगेट करवाना चाहते हैं, आप उस सेक्शन को ID कोई असाइन कर देंगे। लेट्स सपोज आप उसको ID असाइन करते हैं कोई टॉप की ID, मतलब उसका नाम खुद से टॉप रख दिया, ID इज इक्वल टू टॉप, ID इज इक्वल टू लेट्स सपोज 3 to 1, ठीक है। उस सेक्शन के ऊपर नेविगेट करवाना चाहते थे तो उसको ID इज इक्वल टू 3 to 1 दे दी, और नीचे हाइपर रेफरेंस के अंदर उसी ID से उसको कॉल कर दिया, उसको उसके नाम से पुकारा तो वो दौड़ा चला आया। उसको हमने दोबारा से रिफ्रेश किया तो देखें जरा, मैं पढ़ते पढ़ते आर्टिकल को नीचे गया, गो टू टॉप के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे हाइपर रेफरेंस के अंदर भी आप लोगों को #3 to 1 नज़र आ रहा है, और उसने हमें नेविगेट भी स्टार्ट में कर दिया अपने उस सेक्शन के। अटेंडेंस का बोला नहीं आपने, रोज़ाना बोलूँ, अब आप लोग खुद भी अब समझदार हैं, रोज़ाना आपने सेम वैसे ही करना है, जैसे रोज़ाना अटेंडेंस लगाते हैं आप लोग वैसे ही लगाया करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग बता दें। आज जो हमने लेक्चर डिस्कस करना था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है,
और काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, जिसके अंदर हमें एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाना जो है वो आ गया है कि HTML के अंदर हम कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अब हम कल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, या फिर कल देखते हैं कि क्या फाइवर पढ़ना है या जो भी पढ़ना है। तो अभी हमने HTML के अंदर फॉर्म्स बनाना सीखने हैं, दूसरा HTML के अंदर फिर टेबल्स क्रिएट करना सीखने हैं। आज के लिए असाइनमेंट यही है कि आपने ऐसे ही डिज़ाइन आर्टिकल से जो है वो कोई भी आर्टिकल उठा लेना है और उसके अंदर आपने इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग्स और इमेजेस खुद से लगाने हैं, लिंक्स लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं खुद से ट्राई करके देखेंगे, तो जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी फिर उसको हम कल को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। और सर इमेज को सेंटर में करना बता दें। अच्छा जी, सिंपल सेंटर अलाइन इज इक्वल टू सेंटर की प्रॉपर्टी है, अगर नहीं लगता तो CSS की प्रॉपर्टी लगा लें उसको अलाइन की, ठीक है। हमने जस्टिफिकेशन की थी ना उसकी। फिर उसके बाद अभी इमेजेस की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम कल को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि जितनी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे आज डिस्कस की हैं, किसी ने साथ साथ इम्प्लीमेंट किया है उनको? कौन कौन लोग हैं जो साथ साथ करते हैं काम और उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं? कोशिश किया करें कि सब लोग लैपटॉप से ऑनलाइन आया करें, लैपटॉप पे ही वीडियो देखा करें। मोबाइल पे वीडियो आप लोगों को बहुत छोटी नज़र आती है, ठीक है। और लैपटॉप पे ज़रा उसको आप अगर बड़ा करके देख ले तो ज़्यादा अच्छी समझ आ सकती है, और उस पर यह है कि आप साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मेरा ये जो सवाल है कि समझ आने वाला, मैं ये सवाल उन लोगों से करता हूँ जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनकी डिग्री कंप्यूटर साइंसेस नहीं है। उन लोगों से ये मेरा सवाल है कि सर आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे भी कोई मसला है, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल, ठीक है। अभी 5 मिनट हैं और तो बताएं मुझे जो भी सवाल है, हम उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अगर कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो देख ले, बता दें मुझे। सर काइंडली थोड़ा थोड़ा काम करवाया करें, अच्छी तरह हो जाएगा। मैं अल्लाह ब्लेस यू। हाँ जी, ये ज़्यादा तो नहीं है, आज तो कुछ भी नहीं पड़ा। ये तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें और ज़्यादा खुलेंगी, आप लोगों का हाथ ज़रा सीधा हो जाएगा, तो फिर हम एक एक लेक्चर के अंदर पूरी पूरी वेबसाइट बनाया करेंगे इंशाल्लाह। सर मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप जैसे मर्जी, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे यूज़ करें। सर सिक्योरिटी कैमरा वाला टैग का दोबारा बता दें। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्यों उसको बार बार देख रहे हो। देखो, मैंने सिंपल बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा इसलिए लिखा है कि मेरा ये जो आर्टिकल है ना, इसका जो मेन कीवर्ड है वो है बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है। मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं जब इस आर्टिकल को, ये जो आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करूँगा ना अपनी, जिसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक आ रही है, तो वो सारे लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस आर्टिकल के अंदर ये लिंक लगा हुआ है बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा का, और इसके ऊपर क्लिक करके वो जब आएंगे मेरे dapper.reviews वाली वेबसाइट के इस आर्टिकल के ऊपर, तो उनको और बहुत सारे कैमरास मिल जाएंगे जिनके बारे में एक रिव्यू उनको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ये जो बेस्ट, ये वाला कैमरा है
उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और अगर उन्होंने उसको बाय करना है तो अमेजोन के ऊपर से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है वो बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा अपने टैग के अंदर लिखा है कि अगर लोग आए और गूगल के ऊपर लिखें बेस्ट 4K सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है, तो मेरी जो वेबसाइट है वो गूगल के ऊपर रैंक हो और मेरी वेबसाइट जो है वो लोगों को कोई ना कोई चीज़ें जो है वो सेल कर रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बेस्ट जार ओपनर, ठीक है, तो अब ये देखें जार ओपनर लिखते हैं, बेस्ट जार ओपनर, तो वो जो पहली वेबसाइट रैंक कर रही है वो है dapper.reviews, टॉप 10 बेस्ट जार ओपनर रिव्यूज़। तो लोग आएंगे गूगल के ऊपर और पहले ही उनको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, तो वो डायरेक्टली जार ओपनर के ऊपर आके मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, तो यहाँ से जब चीज़ें बाय करेंगे तो मुझे उतने ज़्यादा डॉलर्स और उतनी ज़्यादा सेलिंग जो है वो मेरी अमेजोन से होगी और मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने उस कीवर्ड को यूज़ किया था ताकि लोग उस कीवर्ड को गूगल के अंदर सर्च करते हैं, और जैसे ही लोग उस कीवर्ड को सर्च करें तो मेरा उस कीवर्ड के ऊपर मेरी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक हुई हो। अभी आप सिंपल इतना सीखें कि हमने जो है वो लिंक कैसे लगाना है, लिंक कैसे करना है एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ। सर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो आप करवाते हैं काम उसी को प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ जी, बस उसी को कर लें आप, वही बहुत है, मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, आपको सिंपल इतना ही काम है, इतना सही आप लोगों का असाइनमेंट है, चाहे आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है चाहे नहीं है, आपका काम सिर्फ इतना है कि जो यहाँ पे क्लास में हमने डिस्कस किया उसको कम से कम एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके देख लें। ठीक है सर, आप जो सबलाइन पर टाइप करते हैं HTML डॉक्यूमेंट वो मिल सकता है? हाँ जी, वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा, जो भी कोड हम क्लास में किया करेंगे वो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं जैसे ही टाइम मिला करेगा मैं वो साथ साथ अपलोड करता रहूँगा वो सारे के सारे लेक्चर्स। सर जब आप कहते हैं ना कि अकाउंट में पैसे आते हैं सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, इंशाल्लाह आएंगे, आप लोगों के भी आएंगे, और ऐसे ही हमारा फ्रीलांसिंग का जो सफ़र है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। बस हमारा काम जो है वो मेहनत करना है, हमारा काम जो है वो लर्न करना है, पहले लर्निंग और देन अर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं और फिर उसके बाद अर्निंग की तरफ जाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि अब 7 साल लगा दिए लर्निंग करने में, तो अब सोचा जी अब ज़रा थोड़ी सी अर्निंग कर लें। तो साथ साथ जो है हमने फ्रीलांसिंग को भी फोकस करना है कि जितनी स्किल्स हम अभी तक सीख चुके हैं वो साथ साथ हम इम्प्लीमेंट भी करते जाएं। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कल तक अपना अपना जो काम है, जितना हमने HTML पढ़ लिया है अभी तक, उसको इम्प्लीमेंट करें, और कल को हो सकता है मैं आप लोगों से स्क्रीनशॉट भी मांगूं कि भाई जो जो काम किया है उसकी आउटपुट के स्क्रीनशॉट ज़रा कमेंट के अंदर पोस्ट करें और दिखाएं कि किस किसने कितना कितना काम किया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड नाइट। अच्छा जी, अभी मलिक मौजम साहब के कुछ क्वेश्चन हैं, वो कह रहे हैं सर एक ही टाइप में मोर देन वन पिक्चर क्या मतलब लगा सकते हैं? इफ़ यस देन टेल अस काइंडली। जैसे सिक्योरिटी कैमरा की एक पिक लगाई थी, क्या हम एक से ज़्यादा लगा सकते हैं उसी कैटेगरी की? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। जितनी मर्जी आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स अपनी पिक्चर्स लगा लें, कोई मसला नहीं है। सर जो इमेज पीसी में सेव हो उसका लिंक कैसे देना है? ये मैं बता चुका हूँ क्लास में। पहले किधर थे आप लोग? मैंने आपको बताया कि आप सिंपल जाएंगे imager.com के ऊपर। imager.com की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप अपने इमेजेस फ्री के अंदर अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से उनका जो है वो लिंक गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू पोस्ट का एक ऑप्शन है,
ठीक है, न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ फोटो और वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके इमेज जितने भी इमेजेस पड़े हैं डाउनलोड्स के अंदर या जहाँ पे भी आप उनको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे इमेजर के ऊपर अपलोड कर दिया। तो अब जो है वो उसको हम जो है वो देख सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। इसका लिंक भी हम गेट कर सकते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब करके। ठीक है, ये हमारा लिंक जो है वो हमें मिल जाएगा। सर व्हेन क्लिक ऑन द हाइपरलिंक इट ओपन्स द न्यू टैब। अच्छा ठीक है, न्यू टैब के अंदर ओपन करने के लिए हमने कल एक पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो एंकर टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम जहाँ पे उसका लिंक खत्म हो रहा है वहां पे हम लिखेंगे टारगेट, ठीक है, और इज इक्वल टू के साइन के अंदर लिख देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब लिंक के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो उसके न्यू टैब के अंदर हमारा ये dapper.reviews का ये वाला लिंक जो है वो ओपन हुआ करेगा। ठीक है जी, चलें जी, फिर गुड नाइट, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।